थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और उनकी बाजार व्यवस्था पर हम लोगों ने आया था मुद्दा कि वह व्यवस्था क्या थी, क्यों थी, कहाँ थी, और उसके लिए उसने क्या प्रावधान किया था, वो चर्चा करनी थी। तो अब उसमें जो है आपका उसने बनाया था दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत एक नया विभाग बनाया था, और इसी के तहत इसने क्या बनाया था भाई कि जो बाजार का जो प्रमुख था वो कौन था, दीवान ए रियासत था। मतलब कह सकते हैं कि पूरा जो विभाग था वो इसी के अधीन था, जो उसके जो पुलिस विभाग थे वो सारे के सारे इसी के अधीन थे, ये आपको जानना है, ठीक है। इसके अलावा उसने और अधिकारियों को भी नियुक्त किया था जो उसके इसके नीचे थे, यानी कह सकते हैं जो दीवान रियासत था वो सबसे बड़ा था, और उसके नीचे जो है उसने मलिक कबूल नामक व्यक्ति को बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था। ये सारी चीजें जो है उसने इसी विभाग के तहत ही नियुक्त किया था। यानी कह सकते हैं जो दीवान रियासत है जो वाणिज्य मंत्री कह सकते हैं आज की तुलना में, वाणिज्य मंत्री की बात कर लीजिए अगर, तो ये वाणिज्य मंत्री था कौन, दीवान रियासत। और किसको दिया था ये जो पद पहली बार जिसको मिला था उसका नाम क्या था, मलिक याकूब, मलिक याकूब नामक व्यक्ति को ने पहली बार ये पद दिया था। तो मलिक याकूब जो वाणिज्य मंत्री था, ठीक है, और मलिक कबूल याकूब, तो यानी पूरी व्यवस्था का जो केंद्र बिंदु था वो यही था। यानी कह सकते हैं कि बाजार व्यवस्था का ये सर्वोच्च अधिकारी है, बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी यही है। सर्वोच्च अधिकारी कौन है, मलिक याकूब, यही दीवान रियासत है, इसी को वाणिज्य मंत्री कहते हैं। किसी तरह से भी सवाल पूछे तो आप इसे आसानी से यही जवाब देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलिए इसके बाद देखिए और कौन सा अधिकारी है, सहना ए मंडी, सहना ए मंडी। देखिए अब नाम समझ लीजिए, क्या है, मंडी है यानी बाजार का है क्या यूट्यूब पे आपके चैनल पे भी ऐसे ही आ रहा है या कुछ चेंज है इसमें? तो थोड़ा चमक क्या लगे बाकी। अच्छा प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ, अच्छा ठीक है, मैं लग रहा 12-13 पड़ गया था, बाकी जो उसके बाद का पीडीएफ है वो भी डलवा ठीक है। चलिए बिल्कुल, सहना ए मंडी, ये जो है आपका सहना ए मंडी, ये बाजार क्या है भाई, ये भी बाजार का प्रमुख है। ये बाजार का जो प्रमुख है ये बाजार का प्रमुख है, ठीक है, सहना ए मंडी है वो बाजार का प्रमुख है। तो अब ये क्या है, सहना ए मंडी, और ये जो पद दिया गया था मलिक कबूल को दिया गया था, ध्यान रखिएगा, मलिक कबूल। देखिए ये मलिक याकूब है, ये मलिक कबूल है। जो मलिक याकूब है वो सर्वोच्च है, वो जो है बाजार के सबसे बड़े अधिकारी, दीवान रियासत है, वाणिज्य मंत्री है। लेकिन जो बाजार का जो प्रमुख है, जो मंडी का प्रमुख है, वो कौन है, सहना ए मंडी है, और ये पद किसको दिया गया था, मलिक कबूल को दिया गया। कैसे याद करेंगे ये देखिए, हर बात प्रश्न होना चाहिए कैसे याद होगा, कैसे याद होगा। टेलीग्राम, अरे भाई टेलीग्राम ऐसे देखिए बता रहा हूं मैं आपको, कैसे आप देखेंगे वीडियो में बता देता हूं आपको। टेलीग्राम पे नहीं पढ़ा है तो क्या बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे देखेंगे, बता चुका हूं कई बार, एक बार फिर देखिए। ये है मोबाइल आपका, यूट्यूब खोला आपने, यूट्यूब जैसे खोलेंगे, यूट्यूब खोलते नीचे सारे सारे फीचर आने लगते हैं, लाइब्रेरी है, सब्सक्रिप्शन है, एक्सप्लोरर है, होम है, कुछ प्लस है। तो जो सब्सक्रिप्शन है यहाँ क्लिक करेंगे आपको चंदा इंस्टीट्यूट का ये लोगो दिख जाएगा, और फिर उसके बाद देखिए आज जैसे प्रैक्टिस है, आज देखिए पहली प्रैक्टिस हमारी अभी खत्म हुई है तो पहली मेरी शो कर रही है, आउट वाइस नीचे जाएंगे देखिए सारे चंदा इंस्टीट्यूट सारे प्रैक्टिस है विभिन्न विषयों के, और जैसे नीचे जाते रहेंगे कल की प्रैक्टिस देखिए, कल की प्रैक्टिस आ गई 17 नंबर की, 17 नंबर की आ गई, देखिए 19वां था देखिए 17 नंबर का आ गया, 18 गया उसका मतलब ऊपर, ऐसे देखिए ऐसे जाएंगे आप लगातार, आपको प्रैक्टिस सेट पूरा मिलता जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखिए नीचे आने वाला होगा, ये देखिए 16 नंबर प्रैक्टिस आ गया। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस पहुंच सकते हैं। अगर आपको जब तक टेलीग्राम पे नहीं मिल रहा है या पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है अभी, तब तक आप इस तरह से आप वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है जब लाइव देखते हैं तब ज्यादा इफेक्ट होता है। कारण क्या होता है कि अगर आपने कल पे कोई काम छोड़ा तो कल तो कभी आता नहीं, सीधी सी बात है, कल कभी नहीं आता है, और जब कभी नहीं आएगा तो फिर हो नहीं पाता। एक कंपटीशन की जो भावना होती है वो तत्काल उसी समय, हाँ मेरा बी सही मेरा डी सही है, ये भावना उसी समय आ सकती है। बाकी एज यू विश, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता हूँ, बता सकता हूँ केवल। तो सहना ए मंडी मलिक कबूल को पद मिला था, याद कैसे करेंगे, मलिक याकूब एंड मलिक कबूल। तो मलिक कबूल ने कबूल कर लिया छोटे पद को, चलो भाई ठीक है कुछ तो मिल रहा है, मलिक कबूल ने क्या कर लिया, कबूल कर लिया, भले ही छोटा पद है। यानी कहने का मतलब सहना ए मंडी दीवाने रियासत से छोटा पद है ये बाजार का प्रमुख, लेकिन सर्वोच्च कौन है, ये है, ठीक है। जब सेना का सेनापति होता है प्रमुख, लेकिन उसके ऊपर भी कौन है, राजा है, कौन है, राजा प्रमुख है, क्लियर। उसी तरीके से तो बाजार का जो प्रमुख है सबसे प्रमुख वो है आपका दीवान रियासत, लेकिन आपका जो बाजार का प्रमुख है वो दीवान मलिक कबूल के को दिया गया था। यहां तक बात समझ में आ गई, आइए और देखते हैं अब, चलिए और कुछ अधिकारी देखते हैं क्या व्यवस्था किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तीसरा देखिए, तीसरा व्यवस्था किया है अब सहना ए मंडी के लिए, सहना ए मंडी के लिए के सहायता के लिए,
सहायता के लिए नियुक्त पदाधिकारी। पदाधिकारी ये जो है कौन से लोग हैं भाई? सहनाई मंडी जो बाजार का जो प्रमुख है उसकी सहायता के लिए कई लोग नियुक्त किए गए, जैसे बरीद। बरीद क्या होता है? देखिए, ये गुप्तचरों का प्रमुख होता है। गुप्तचरों का प्रमुख होता है ये बरीद। बरीद जो है क्या है? ये गुप्तचरों का प्रमुख होता है। तो ये बरीद के नीचे जो व्यवस्था थी, मुनिहांस या मुनिही, मतलब क्या है? ये भी जासूस काम करते थे। तो गुप्तचर जो प्रमुख है वो बरीद है, इसके नीचे जो काम कर रहे हैं लोग उनको बोलते हैं मुनिहान। मुनिहान से बोलते हैं इनको मुनिहान। मुनिहान ये भी जो है जासूसी काम कर रहे हैं, लेकिन प्रमुख कौन है? बरीद। यानी सहनाई मंडी की सहायता के लिए बरीद की नियुक्ति, बरीद के नीचे मुनिहान की नियुक्ति किया था अलाउद्दीन खिलजी ने कि अब इनकी मतलब ये बड़े जासूस हो गए और ये छोटे जासूस हो गए। क्लियर? भाई प्रमुख हो गए जासूसों के, यहां सूचना पहुंचेगी यहां सूचना पहुंचेगी यहां, और यहां से पहुंचेगी डायरेक्ट राजा के यानी सुल्तान के पास। क्लियर? ये बात समझ में आई? ये सारी बातें आपको समझ में आई? तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने जो व्यवस्था की थी। हाँ सर। तो अब जो है सहनाई मंडी, उनके लिए बरीद, बरीद के नीचे मुनिहांस, और उसके नीचे जो दूसरे अधिकारी हैं यहाँ पे जो और लोग हैं वो है मुहत्सिब। मुहत्सिब क्या है? देखिए, मुहत्सिब ये पूछा जाता है। मुहत्सिब ये जो अधिकारी थे जनसाधारण के आचार नैतिकता कह सकते हैं, नैतिकता के अधिकारी है ये, नैतिक रूप से क्या सही है नैतिकता को देखता था ये, नैतिक रूप से क्या सही है और क्या गलत है मुहत्सिब देखता था। इसके अलावा परवाना नवीस। परवाना नवीस ये क्या है? परवाना नवीस। परवाना नवीस। परवाना नवीस ये जो है आपका, ये क्या देख रहा है? ये आपको देखना है। ठीक है? तो बरीद हो गए, मुहत्सिब हो गए, परवाना नवीस क्या देखता है? जो इनका काम है ये लाइसेंस जारी करना, परमिट जारी करना। क्या करेंगे भाई साहब? कहते हैं परमिट, लाइसेंस। बाजार में कौन सामान कौन बेचेगा ये क्या देखेगा भाई? ये परमिट जारी करेंगे। कौन होता है ये? परवाना नवीस। सवाल पूछा जाता है कि बाजार में लाइसेंस वाला काम परमिट कौन जारी करता था? कौन करता था? ठीक है? यानी कहने का मतलब कि बिना लाइसेंस के आप कुछ बेच नहीं सकते हैं, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। देखिए, आप पिस्टल रखते हैं, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है। आप कुछ दुकान ऐसे खोलते हैं इसलिए आपको परमिट लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे खोल लेते हैं, आज भी देखिए सिस्टम है, तो आपको उसके लिए परमिट लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, उसको बार बार रिन्यूअल कराना पड़ता है। क्लियर? ठीक है? जैसे अगर आप एक आज की डेट में अगर आपको पेट्रोल पंप खोलना है तो कम से कम 8 डिपार्टमेंट से, नगर निगम से, ट्रैफिक चौराहे से, फायर ब्रिगेड से, डीएम ऑफिस से, हाईवे पर खोले तो हाईवे अथॉरिटी से, कई कई जो है आपको अथॉरिटी से लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। एनओसी बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसी तरह से बाजार में भी, उसी तरीके से बाजार में भी आपको क्या लेना पड़ेगा? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। कौन देता था वो? परवाना नवीस। ठीक है? तो ये अधिकारी हो गए दीवाने रियासत, सहनाई मंडी, सहनाई मंडी सहायता के लिए बरीद, बरीद की सहायता के लिए मुनिहांस, इनकी सहायता के लिए मुहस्सिब, ये नैतिकता को देखता था। परवाना नवीस ये परमिट, लाइसेंस जारी होता था उसको देखता था। क्लियर? कुछ 7-8 नियम बनाए तो आपको नहीं जानना है उतना, जो मेन चीजें मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो है कुछ व्यापारियों को उसने, जैसे जो मुल्तानी व्यापारी थे जो कपड़ा बेचते थे, उनको अलाउद्दीन खिलजी ने ऋण दिया था, या तुम पैसा लो लेकिन अच्छा सामान ले आकर के बेचो मत। क्या मुल्तानी व्यापारी गरीब थे लेकिन उनके पास चीजें थी, तो कहते थे भाई पैसा आपके पास, अगर मान सपोज दैट कि प्रतापगढ़ में आंवला होता है और इलाहाबाद में बेचना है, ठीक है, सर पास आंवला है लेकिन उस आंवले को इलाहाबाद नहीं ले आ पा रहा है, तो कहा भाई पैसा मुझसे ले लो, गाड़ी करो, लेकिन आंवले की खपत यहाँ पहुंचे चाहिए, यहाँ कम नहीं होनी चाहिए। बाल के लिए फायदेमंद होता है, पेट के लिए फायदेमंद होता है, स्किन के लिए फायदेमंद होता है, डाइजेशन के लिए फायदेमंद होता है। तो ऐसी चीजें व्यवस्था करने के लिए यानी मुल्तानी व्यापारियों को कि कपड़े मार्केट में उपलब्ध रहे, इसलिए उसने मुल्तान, सवाल पूछा जाता है कि किसको उसने ऋण तक दिया था? बाजार में उपलब्धता के लिए। बाजार का मतलब क्या समझ रहे हैं? जब इन होगा तभी तो आउट होगा। जब बाजार में कुछ आएगा नहीं तो क्या निकलेगा भैया? जब बाजार में कुछ नहीं आएगा तो क्या निकलेगा? निकलेगा ना। बात समझ आई? तो इसके लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने व्यवस्था कराई थी, ऋण दिया था। ठीक, चलिए यहां तक बातें हो गई अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब कुछ उसके प्रशासनिक सुधार भी देख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी के, जो बाजार व्यवस्था उनकी हो गई। आइए अब देख लें उसके जरा भू राजस्व सुधार। पहला देखिए उसके अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व सुधार, भू राजस्व सुधार। ठीक है, भू राजस्व सुधार। चलिए, उसका उद्देश्य क्या था? जो लोग आज क्लास किए होंगे यूट्यूब पर देखते होंगे, आया था अलाउद्दीन खिलजी ने हर संभव स्रोत से, जहां से भी संभव हो सके, राज्य की आय बढ़नी चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि पैसा कहां कहां से कमा लिया जाए,
कुछ लोग जो है, जैसे मान लीजिए सपोज, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मुझे एक इनकम मिल रही है यहाँ से, अब मुझे पैसा मिला तो मैं इसको शेयर बाजार में लगा दूं, वहां से कुछ प्रॉफिट होने लगेगा, कुछ पैसे को मैं ब्याज पे दे दूं लोगों को, वहां से प्रॉफिट होने लगेगा, कुछ पैसे को मैं व्यापार में लगा दूं, बात हुई नहीं? तो क्या होगा कि मैं अपने पैसे को विभिन्न तरीके से उसमें और पैसा बढ़ जाए ये प्रयास करता हूं। उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने, आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं नहीं जानता हूं शरीयत क्या कहती है, मैं वही करता हूं जो राज्य के लिए सही होगा। ये किसका स्टेटमेंट है? अलाउद्दीन खिलजी का। तो उसने क्या किया? हर संभव स्रोत से राजस्व वसूलने की नीति अपनाई। उसके उसने क्या किया जरा देखते हैं, आइए पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए इनका। अलाउद्दीन खिलजी ने, मैसेज भी आपका देख लूं कोई, ओ चलिए अब मैसेज करिए भाई, आप लोग जो समस्या हो आएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने हर संभव, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो याद नहीं करनी पड़ेगी, हर संभव स्रोत से राजस्व वसूलने की नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी ने हर संभव स्रोत से, मतलब जहां से भी संभव हो सके मुझे राज्य की आय बढ़ानी है। ठीक है, पहली चीज, अगर आप ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा आपको तो चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। क्या किया उसने? देखिए पहला पॉइंट जो आज का सवाल था वही पहला पॉइंट है आज का, मिल्क मतलब संपत्ति। मिल्क इनाम वक्फ उपहार होता है, इसका मतलब इनाम मतलब गिफ्ट हुआ, इसका मतलब है उपहार है। मिल्क इनाम वक्फ को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया भाई? जो मिल्क था, संपत्ति, ऐसी संपत्ति कोई वारिसदार ना हो, तामझाम का मामला हो, लाओ भैया कब्जा कर लो, लाओ सरकार के पास, खालसा भूमि में शामिल कर दो, इनाम पे दिया जा रहा है बंद करो, तो उपहार दिया जा रहा है बंद करो, इस राज्य की आय क्या हो रही है, नुकसान हो रहा है राज्य को, अब बंद कर दो, राज्य की आय बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, अभी हम इस पर भी आएंगे। हम लोग भी यहाँ घोड़ा ना करके यहाँ लिख दीजिएगा आर्थिक सुधार, ज्यादा समझ आएगा आपके, तो आपके घोड़ा समझेंगे तो लिखिएगा पॉइंट आर्थिक सुधार। इसके भाई अलाउद्दीन खिलजी के, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार लिखिएगा, और पहले चेक में लिखिएगा कि हर संभव स्रोत से राजस्व वसूलने की नीति अपनाई थी। किसने भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? चले, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आइए देखिए, कर। कर में देखिए तो पहली बार जो है, जो कर है वो कितना लगाया इसने? 50%। तो कर जो है पहली बार कितना लगाया? 50%। और अभी इसके पहले इल्तुतमिश और बलबन ने कितना लगाया था? 1/3, मतलब कितना हो गया? 35 सही 1/3%। और अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया 50%। और शरीयत के अनुसार कितना कर होता है? इस सवाल करवा चुका हूं प्रैक्टिस में, जो लोग क्लास में होंगे, यूट्यूब को जानते होंगे, सवाल मैंने बताया था कि शरीयत के अनुसार कितना कर होना चाहिए। शरीयत के अनुसार, इसको लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, शरीयत के अनुसार कर की दर कितना होना चाहिए? 50%। यही सवाल पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है शरीयत के अनुसार। टीजीटी पीजीटी में शायद किसी में पूछा है, ध्यान नहीं है किसमें, लेकिन आप ही के एग्जाम पूछा गया ये अकॉर्डिंग टू रूल है, जो मुस्लिम नियम है वो क्या है? शरीयत है। शरीयत के अनुसार कितना करना चाहिए? 50% होना चाहिए। ये तो तमीज और बलबन कितना लगाया था? 1/3 लगाया था। इसने कितना लगा, इतने लगाया? 50% लगा दिया था। क्लियर, पहली चीज। दूसरा देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है? खुम्स। खुम्स क्या था जानते ही हैं? लूट का माल था, कई बार चर्चा कर चुका हूं इस पे। होता क्या था? अलाउद्दीन के, ऐसे दो पॉइंट बनाइएगा आप लोग, पहले इसको लिख लीजिए, मैं आगे बताता हूं, फिर मैं तो बताता हूं, क्लियर है जैसे, यहां तक लिख लीजिए। चले आगे देखिए, खुम्स देखिए, खुम्स में आपको दो पॉइंट लिखना है। अलाउद्दीन खिलजी के पहले, पहली बात क्या है? ये लूट का माल है, ये लूट का माल या गड़ा हुआ धन, लूट का माल या गड़ा हुआ धन। ये जो है आपका, ये क्या है भाई? ये खुम्स है। खुम्स मतलब क्या है कि लूट का माल, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि सेना जा रही है देवरी अभियान के लिए, रास्ते में मिल गया, ये लूट है, मिल गया, बढ़िया। ये क्या है? ये खुम्स है। देखिए आप लोग बचपन में गांव में रहे होंगे, मान लीजिए आप बाजार जा रहे हो, किसी के अमरूद का बाग दिख जाए, पके पके अमरूद, क्या करते हैं आप? कोई दिख रहा है, नहीं दिखा, आओ, तो तोड़ते हैं, जेब में डालते हैं, चल देते हैं। ये था खुम्स। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था उसके बारे में जरा ये समझिए। अलाउद्दीन खिलजी के पहले, और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया इसके बारे में ये देखिए। पहले क्या था? 80% लूट के माल का, खुम्स का 80% को ऐसे लिखिए, खुम्स का 80% भाग सैनिक को मिलता था, और खुम्स का 20% भाग को मिलता था राज्य को मिलता।
अब जरा देखिए ये किसने स्टेटमेंट किस बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हर संभव स्रोत से राजस्व वसूलने की नीति अपनाई थी। इसके बारे में कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा, बात समझ आई? ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देगा भाई, अब क्या करेगा, खुम्स का 80% किसको मिल जाएगा, राज्य को कर देगा। ये 80% भाग किसको कर देगा, राज्य को, और खुम्स का 20% किसको भाई, सेना को। उल्टा कर दिया ना। उद्देश्य क्या था इसको, हर संभव स्रोत से राजस्व वसूलने की इसने नीति अपनाई थी। सब समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है, सब समझ में आ रहा है तो वेरी गुड। लेकिन आपसे बार बार कहूंगा आप लोगों से प्रैक्टिस जरूर भाग लीजिए। क्या होगा जब बताऊंगा, क्या वो तो बता चुका हूं। एचएमटी एपी कौन कौन कितने लोग थे आज, आज यूट्यूब पे लगभग कितने लोग थे आप लोग, सब लोग थे, कौन नहीं था वो बताए। मैं मानता हो सकता है कि प्रश्न आप जो है नहीं पढ़े होंगे, नहीं देखे होंगे, नहीं सुने होंगे, कुछ तो कहानी जाएगी, अब वो तो आएगा समझ में। अगर आपको पहले से चीजें भी लगी है, क्या बुरा है, देखिए जरा समझिए इस चीज को, चर्चा करते हैं, समझ लीजिए जरा सा। एक होता है पढ़ाई ऊपर से, एक होती है पढ़ाई नीचे से। मतलब एक होता है ऊपर से पढ़िए और एक होता है नीचे से पढ़िए। ऐसे देखिए, ऊपर से पहले आप बुक पढ़ लीजिए तब सवाल लगाइए, पहले सवाल देख लीजिए तब बुक पढ़िए, अप से डाउन, डाउन से अप। तो क्या है, आपको सवाल की तकित पता होना चाहिए, सवाल कैसे पूछता है, तो ये तभी आएगा। मान लीजिए आपको नहीं याद हुआ, हम मानते नहीं याद हुआ, तकित समझ में आएगी क्वेश्चन की, नेचर समझ में आएगा क्वेश्चन का। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आपके यहाँ कोई जो है गेस्ट आए और आप बहुत खुशी मन से पनीर बनाया आपने, बिल्कुल बिल्कुल मसालेदार, पैसा भी खर्च किया, मेहनत भी किया और बनाया भी, लेकिन उस गेस्ट को पालक पसंद था, 5 रुपए में 3 गड्डी वाला जिसमें मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको उसका नेचर नहीं पता था, इसलिए आपने ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया, उसके बाद संतुष्ट नहीं हुआ। तो आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन का अगर प्रकृति नहीं पता रहेगी, नेचर नहीं पता रहेगा, आप फंस जाएंगे। इसलिए आपको कहता हूं, बार बार चिल्ला रहा हूं, तो मेरा कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हो जाएगा, मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपकी सेहत पे जरूर असर पड़ेगा। आप समझिए इस चीज को। बाकी एज यू विश, आप स्वतंत्र हैं, जैसा निर्णय लेना चाहें, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के पहले था, खुम्स का 80% भाग सैनिक को और 20% भाग राज्य को। अलाउद्दीन खिलजी ने खुम्स का 80% भाग राज्य को कर दिया और 20% भाग सेना को कर दिया। ये समझ में आया? और ऐसा ही किया था अलाउद्दीन खिलजी, और प्लस नोट लिख लीजिएगा, नोट में अलाउद्दीन खिलजी प्लस एमबीटी, प्लस एमबीटी, ये दोनों ने जो है यही काम किया था जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। चलिए सही बात है, अगर आप लोग आते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो ऐसा बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आइए अगर सुधार देखिए, इन्होंने क्या सुधार किया, क्या सुधार और कर रहे हैं। अब कर देखिए आपने, अन्य कर समझ लीजिए, अन्य कर क्या लगा दिया इसने, अन्य कर क्या लगाया था इन्होंने, घरी कर। घरी कर मतलब हाउस टैक्स, आप लोग भरते हैं हाउस टैक्स, हाउस टैक्स था ये। और चरी कर, चरी कर जो है जो दुधारू पशु है उन पे लगा रहा है ये, हरी कर और चरी कर किस पे लगा रहा है, दुधारू पशुओं पर। ध्यान रखिएगा, सारे पशुओं पर नहीं, कोई सवाल पूछा नहीं है लेकिन कोई सवाल पूछ सकता है। पहला ऑप्शन रहेगा पशुओं पर लगने वाला कर, गलत है। जो पशु दूध दे उन पर लगाया था कल कर, चरी कर। तो दुधारू पशुओं पर, पशुओं पर लगने वाला कर, दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर। अगर पहला ऑप्शन रहे कि चरी कर था, चरी कर एक कर था, ऑप्शन पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन पशुओं पर लगने वाला कर। अब आपने जहां तुरंत झोंके मारा, सवाल गलत, तो जमा इसलिए ये रखा है ऑप्शन, इस पे लगाएगा। देखिए जहां प्रोडक्टिविटी होगी ना वहीं से तो मिलेगा ना कर भाई। जब आप मान लीजिए गाय आपकी 5 लीटर दूध दे रही है तो 5 लीटर मतलब आप 5 प्लस पिएंगे नहीं, 1 लीटर बेचेंगे, तो जो बेचेंगे उसका दीजिए ना सरकार को, ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये चरी का था और ये घरी का था, अन्य का लगा दिया था उसने, ठीक। अब देखिए जो है तो बढ़िया है, बात है भाई, वेरी गुड, सबको समझ में आए, सबका साथ सबका विकास, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है भाई, ऊपर वाला सबका कल्याण करे, हमारा भी करे, मतलब हमारा करेगा तब जब आपका सिलेक्शन होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा, तब जब हमारा कल्याण तभी होगा जब आपका सिलेक्शन होगा। तो फिर जो है कल्याण सबका होना चाहिए। तो सोचिए आपके कल्याण में हमारा भी कल्याण निहित है, क्या आप इतना पढ़िए कि हमारा भी कल्याण हो जाए, क्लियर। अब आते हैं लोग, देखिए उसके बाद भू राजस्व में उसने क्या परिवर्तन किया है, क्या सुधार किया है, ये देखते हैं। ये तो बाकी चीजें हो गई, वो बता दिया आपको मैंने। अब देखिए उसने भू राजस्व में क्या सुधार किया है, आपको ये देखना है। तो जो भू राजस्व था बता दिया आपको, सबसे पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश करवाई। क्या करवाया इसने, भूमि की पैमाइश करवाई। तो पहली चीज यानी पहली बार अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक है जिसने, अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक है जिसने भूमि की पैमाइश करवाई। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक है जिसने भूमि की पैमाइश करवाई थी, और इसने पिस्वा को इसने अपना आधार बनवाया था, पिस्वा को इसने अपना आधार बनाया था,
आज भी लोग जो है बिस्वा, बीघा, हेक्टेयर, एकड़ आप जानते होंगे। जो थोड़ा सा जब गांव से जुड़े हैं आज भी देखिए वही बिस्वा चलता है। और कहीं कहीं पर 20 बिस्वा का एक बीघा होता है, कहीं कहीं पर 16 बिस्वा का एक बीघा होता है। तो कहते हैं छोटका बीघा बड़का बीघा, हाँ छोटका बीघा और बड़का बीघा ऐसे कहते हैं लोग। तो ये जो है सबसे पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश करवाई थी। क्यों करवाया, क्यों करवाया पैमाइश भाई? क्या स्टेटमेंट में दिया था आपको? हर संभव स्रोत से राजस्व वसूलना था उसको। अगर आप पैमाइश करा लेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट जब जमीन आपकी नहीं कंफर्म थी कितना बीघा आपके पास है, कितना बिस्वा आपके पास है, आपने भेज दिया, दे दिया, चुरा लिया बाकी। भाई मनुष्य की प्रकृति है ना, टैक्स देना मनुष्य प्रकृति नहीं है। ये मनुष्य के नेचर पर नहीं कर देना, शुरू से लेकर आज तक और आगे भी जितना बच जाए उतना बचा ले। ये पॉलिसी ले लेंगे, वो पॉलिसी ले लेंगे कर को बचाने के लिए। ये सरकार को नहीं देंगे, सरकार कहां से करेगी? आपको बिजली चाहिए 24 घंटा, पानी चाहिए 24 घंटा चाहिए, सड़क चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, अरे कहां सरकार करेगी? जब दोगे तभी सरकार करेगी ना। ये शुरू से ही कर को चुराने की प्रवृत्ति रही लोगों में। तो क्या रहा मामला मिला करके कि लोग अपने कर को दें, बचा ना पाए। जब क्लियर हो जाएगा कि फलाने की जमीन 5 बीघा है, तो 5 बीघा जो कमाई हो रही है उस कमाई को सरकार के पास पहुंचना चाहिए, इसीलिए उसने देखिए भूमि की माप करवाई। अगर आपको कंसेप्ट समझ जाएंगे आपको रटना नहीं पड़ेगा कि पहली बार भूमि की माप किसने करवाई। आपके पास जमीन है इतना और आप दिखाते हैं इतना, इतना का आप टैक्स दे ही नहीं रहे हैं, चुरा ले रहे हैं इतना का टैक्स। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार भूमि की माप करवाई। क्लियर हो जाए कि राजेश के पास 5 बीघा है कि राजू के पास 10 बीघा है, क्लियर हो जाएगी चीज। ठीक, भूमि की माप करवाई पहली चीज। और विश्वा को इसने जो है क्या बनाया था तो जब इसने भूमि की माप करा ली तो अब जरा सोचिए कि अभी तक इनके पास जमीन था कितना, कितना जमीन थी और टैक्स देते थे कितने का, इतने का देते थे, इतना नहीं देते थे। अब क्या होगा? अब पूरे का टैक्स देना होगा आपको। तो जब पूरे का टैक्स देंगे आप भाई तो राज्य की आय बढ़ेगी ना, राज्य की आय बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो इस तरह से भूमि की पैमाइश और पैमाइश के बाद पैमाइश के आधार पर जो कर लगाया था पहली बार वो कौन लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर? कौन आ गया? यानी भूमि की पैमाइश कराया और पैमाइश के आधार पर, पैमाइश के आधार पर सबसे पहले कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। बात समझ आई? अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि पैमाइश कराई और उस पैमाइश के आधार पर पहली बार इसी ने कर लगाया था। क्लियर? अब जरा देखिए अगला क्या आधार किया अलाउद्दीन खिलजी ने, जरा देखिए समझिए। अभी तक तो आपके पास जमीन थी इतना और देते थे आप इतना, लेकिन पैमाइश के बाद क्लियर हो गया कि अब आपको देने हैं पूरे को। ठीक है, जमीन वसूलेगा कौन? वो तो दिल्ली में है अलाउद्दीन खिलजी और हम इलाहाबाद में है। यहां जो वसूलेगा उससे सिटिंग कर लेंगे, लगा लो व्यवस्था। तुम क्या कर लोगे? जो यहाँ पे है आपका आदमी सिटिंग कर लेंगे, यार भाई ठीक है ऐसा करो तो थोड़ा सा तुम ले लो, बता दो यहाँ अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया भाई, यहाँ तो डाटा चला गया ना, वहां डाटा फीड हो गया, वहां पे इनकी 5 जमीन है, बता दो यार कि उसमें बोए नहीं थे, लिख देगा 2.5 बीघा जमीन पड़ती। अलाउद्दीन खिलजी इतने नहीं मानने वाला था, मैं जानता था वो, आपको बता चुका हूं मैं कि ग्राम स्तर पे पूत मुकद्दम चौधरी तक के अधिकार को समाप्त कर दिया था। अगर आपको पता हो तो आप जरा बताइए मुझे। मैं बताया था आपको, यहां जरा देखिए, बताया था आपको प्रांत भाई केंद्र हुआ, प्रांत, जिला, परगना, परगना एंड ग्राम, यही था विभाजन। और ग्राम में कौन था? यही खुद मुकद्दम चौधरी थे। इनके अधिकारों को समाप्त कर दिया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। क्या कर रहे थे लोग? सेटिंग कर ले रहे थे यहाँ के लोग, किससे? इनसे। गांव के स्तर पर कौन है? यही तो है, सेटिंग कर लिया अपना। अलाउद्दीन खिलजी ने इनके अधिकारों को समाप्त किया और क्या किया? दिल्ली से भेजा कर्मचारियों को, मतलब कई कर्मचारियों के माध्यम से पहली बार राजस्व वसूलने की नीति किसने अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी। बात समझ आई? वो एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता है। जो स्टेटमेंट दिया मैंने आपको पहले, राजस्व वसूलने की हर संभव नीति अपनाई, आपको छोड़ेगा नहीं वो। यानी कहने का मतलब या समझिए इस पूरी पूरी बात का जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला कि लगान वसूली का कार्य पहली बार सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से करवाया। सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से करवाया। अब समझ में आया? इतनी चाक चौबंद व्यवस्था करवा रहा है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी को क्या सेटिंग कर रहे थे खुद मुकद्दम चौधरी से, उनके अधिकार समाप्त कर दिया और कहा कि अब कौन लोग होंगे? जो सरकारी मुलाजिम हैं वही लोग अब वसूली सुनेंगे। ये सवाल पूछता है कि सबसे पहले किसने सरकारी अधिकारियों के माध्यम से जमीन यानी भू राजस्व की वसूली करवाया? तो कौन करेगा भैया? हर संभव सोच से जो वसूलेगा वही करेगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर है कांसेप्ट? रटना नहीं पड़ेगा आपको, और आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाए तो। अब जरा देखिए भाई आगे क्या किया सुधार, अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट किया भाई कि अब कर कैसे लेंगे आप? नगद में लेंगे या जींस में लेंगे? जींस जो पहनते हैं वो जींस नहीं, जींस मतलब जो है रास के रूप में, गेहूं चावल वो जींस कहलाता है। नगद मतलब उसको बेच करके पैसा जमा कर दीजिए आप। हाँ? ने कहा भैया ठीक है, मुझे क्या चाहिए? एट एनी हाउ टैक्स चाहिए। क्या चाहिए? टैक्स चाहिए, वो चाहे नगद हो और चाहे वो जींस में हो। क्लियर? क्लियर कंसेप्ट था उसका। मुझे इससे मतलब नहीं है कि मुझे आप नगद दीजिए, जमीन उसको आलू गेहूं बेचिए और उसको पैसा दीजिए, ना ना, आप मुझे गेहूं दे दीजिए चलेगा, लेकिन दीजिए। क्या नियम था? हर संभव स्रोत से अधिक राजस्व। क्लियर? जो कर होगा वो क्या था भाई? नगद और जींस दोनों रूप में था। क्लियर हुआ? एक एक सवाल यहां से बनता है अलाउद्दीन खिलजी से, और आपको एक एक सवाल आपको जानना चाहिए।
और ये मैंने आपको सारा इनका सुधार बता दिया। ठीक है, और जाना है जल्दी, थोड़ा सा एक काम के लिए निकल। तो आज इतना ही करते हैं। कल हम लोग जो है लॉकडाउन खिलजी के बाद इनके जो वंशज है, अब लगभग एक पॉइंट बचा हुआ है, मंगोल आक्रमण। कल मंगोल बढ़ा करके आगे हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। तीनों सुधार के बारे हो गए। स्थापत्य की यहाँ तक रही बात, तो बार बार कह रहा हूँ कि हम स्थापत्य साथ में पढ़ाएंगे, पूरा स्थापत्य साथ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत Hello,